हेलो स्टूडेंट, बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.4। ये कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है। कूलॉम्स लॉ आप समझते हो, ये है, ठीक है। Q1 एंड Q2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? विच आर द टू चार्जेस? दीज आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। यानी कि दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज चार्ज एट अ प्रोटॉन, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस यानी ऑर्बिट की रेडियस। ओके, ये सारा डेटा आपको गिवन है कि आपको खुद को मालूम है 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, डिस्टेंस, एक ही डेटा गिवन है। आप अपने आप करेंगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, कंपेयर द फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये आपने 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपका माइंड ये कहेगा कि अरे क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल्स के बीच में लगता है जिनमें है मास। तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मास नहीं है? बिल्कुल है, चार्ज भी है और मास भी है, दो चीजें होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। और यदि कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, कोई पार्टिकल है, तो मास तो पक्का होगा। चार्ज होगा या नहीं होगा वो तो बात सेकेंडरी चीज है, लेकिन मास तो पक्का होगा, ठीक है। तो इसमें g का वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास यहाँ पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये कह रहा है कंपेयर, दिस इज कॉल्ड Fe, E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनको कंपेयर करो, और कंपैरिजन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है ना। कंपैरिजन दो तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंस करके और डिवाइड करके। तो यहाँ पर डिवाइड करके ही करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? r² कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या आएगा? जो बचेगा वो आएगा K G QE, Q प्रोटॉन, M इलेक्ट्रॉन, M प्रोटॉन, ठीक है। फिर आगे इनके वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करेंगे उसके बाद में कुछ नंबर इस तरह का आ रहा है। देखिए यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि आपको ये कैलकुलेशंस की मेहनत नहीं करवा रहा है, ये क्वेश्चन आपको ये नोटिस करने को बोल रहा है क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और उनके मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनका रेशियो होता है 10⁻39, 10⁻42, 41। यानी कि इनका रेशियो जो आ रहा है वो बहुत 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 बड़ा नंबर है। मीनिंग क्या है इसका? कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अदरवाइज दूसरे वर्ड्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और आपने 11th में पढ़ा है क्या, या बात 11th की नहीं है, ये आपका साइंस का या फिजिक्स का जनरल नॉलेज है कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर। 4 forces. One is gravitational force, which is the weakest force of the nature, and second one is the second stronger force is the nuclear force, which is weak nuclear force. There are 2 nuclear forces. One is weak nuclear force and other one is the stronger nuclear force. There are 2 nuclear forces, one is weak nuclear force, other is strong nuclear force.
एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है इस नेचर का। सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल, उसके बाद में वीक न्यूक्लियर, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स, और चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 पे जाइए। ठीक है, और आप 1.5 पे चले गए। मैं इसको लैपटॉप को यहाँ रख लेता हूँ। यस, दिस इज द राइट प्लेस। ओके, 1.5। इस क्वेश्चन के अंदर दो चार्ज शुरू से लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। आप हमेशा आदत रखा करो डायग्राम बना करके और क्वेश्चन को हैंडल करो। उससे आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन में बोला है वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, आपको विजन फील होता है, नहीं तो सब कुछ अंधेरे में। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अपन ने थ्योरी के अंदर इसकी बात करी थी, खूब मस्त। ऐसा करने से इस पर जो चार्ज है Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस Ne। इस पर जो चार्ज आ जाएगा Q2 पे वो हो जाएगा माइनस Ne। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको Q1 Q2 का वैल्यू, K का वैल्यू R का वैल्यू कितना है? इट इज 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 पावर -10 मीटर। ओके, तो इस तरह से जो है आपको F का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। F का वैल्यू गिवन है 3.7 10 पावर माइनस, मच्छर खा रहे हैं, 10 पावर -9। ओके, क्या पता करना है? n का वैल्यू पता करना है, तो आप इसको सॉल्व करिए, n का वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6। इस जैसा क्वेश्चन अपना इससे पहले जो अपने न्यूमेरिकल के वीडियो थे उसमें आ चुका है। ठीक है, तो आप समझते हो कि चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाने से फोर्स रिड्यूस हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 6 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 6 है, तो फोर्स जो है वो 1/6 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.7। ठीक है, और इस वीडियो को ये मैं टेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंज हो गया, मेरा हार्डवेयर भी चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया, सेटिंग्स चेंज हो गई, तो हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.7। इस क्वेश्चन को देख करके आपको कौन से टॉपिक की याद आ रही है? और फिर ज्ञान चलो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक को देख करके और हर एक न्यूमेरिकल को देख करके आपको एक टॉपिक याद आना चाहिए। आपको टॉपिक को ट्रेस करना आना चाहिए कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। जब तक ये नहीं होगा आप न्यूमेरिकल में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। आप लोग क्या करते हो? बस न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठा, जैसे तैसे मेरे को इसका सॉल्यूशन दिख जाए, मेरे को कोई फॉर्मूला आगे बता दे, नहीं, फॉर्मूला आपको ढूंढना है, आपको वो टॉपिक ढूंढना है, पूरा टॉपिक, नॉट ओनली फॉर्मूला, पूरा टॉपिक ढूंढना है जिससे ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है। और फिर आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो पूरा टॉपिक पढ़ डालो, तब जा करके और न्यूमेरिकल करने की आपका आइडिया बनेगा न्यूमेरिकल करने का।
देखो जी, क्वेश्चन 1.7, ठीक है, क्वेश्चन 1.7 डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा डायग्राम तो बहुत जरूरी है, डायग्राम नहीं तो कुछ नहीं। देयर आर टू चार्जेस, वन इज Q1, अदर इज Q2। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज R1। व्हाट इज दिस? दिस इज R2। R1 and R2 आर द पोजिशन वेक्टर्स, ठीक है। और दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक। उसके बाद बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। Q2 का साइन कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव, ठीक है। और ये बात तो अपनी बहुत पुरानी पड़ गई कि देयर आर टू फोर्सेस इन दिस सिचुएशन, इन दिस होल सिचुएशन देयर आर टू फोर्सेस, वन इज एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू other Q2 and other second one is that this force is acting on Q2। तो इन फोर्सेस के बाकायदा अपन लोग नाम बोलेंगे। आप इसको F2 बोल दो, जैसे कि अपने नोट्स में है, अपनी आदत है, लेकिन बुक क्या बोल रही है इसको? F21। आप बुक को फॉलो कर सकते हो, अपने दिल को फॉलो करो, लेकिन आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। जो नोटेशंस हैं, जो वो जो है वो आपके कमांड में होने चाहिए, आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ F1। व्हाट इज F1? द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। बुक बोल रही है इसको F21, F12, F2। बुक को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम तो हमारी चलाएंगे, ठीक है ना। पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जो नोटेशंस हैं, जो डिस्क्रिप्शंस हैं, आपको खुद को अपने कमांड में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है which is going from Q1 to Q2, Q1 to Q2, ये वाला जो डिस्टेंस वेक्टर है, एक चीज अजीब लग रही होगी आपको, मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, यस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिल्कुल वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इट मींस मैं ये बोल रहा हूँ डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है ना। यानी कि Q1 से Q2 तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, इसका वेक्टर फॉर्म है। कुछ ऑथर्स और कुछ बुक्स गलत बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलना गलत है। डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई बॉडी चल के जा रही हो, यहाँ कोई चल रहा वाला कुछ नहीं है, इट इज अ डिस्टेंस, ठीक है। कोई चल के नहीं जा रहा, नथिंग इज मूविंग बिटवीन Q1 एंड Q2, ओके। इस डिस्टेंस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं? इस डिस्टेंस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं R12। तो आप कहोगे ऐसे क्यों? भाई आपकी इच्छा हो जो बोल दो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उसको बोलते क्या हो, ठीक है। मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। आपकी इच्छा हो रही है कि इसको आप कुछ और बोलो और बोल दो, ठीक है ना। इवन ध्यान से देखो, मैं ये पॉइंट्स के नाम मैंने बोले ए बी, ठीक है ना, जिन पे Q1 और Q2 प्लेस्ड हैं। मैं इवन इस वेक्टर को ए बी बोल सकता हूँ, जो कि अपने फिजिक्स में और वेक्टर्स में बहुत बड़ी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। क्या? एनी वेक्टर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड, दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर ए बी। तो आपकी इच्छा है तो बोलो, आपको खुद को पता होना चाहिए। यहाँ पे बड़ी समस्या ये रहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में,
द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि F21 क्या है, F12 क्या है, R12 क्या है, R21 क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये जो वेक्टर है कौन सा, ये वेक्टर, ये Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, ये बड़ी बात है। ये Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है कि इसको बोलते क्या हो, ठीक है। ठीक है, मैं इसको R12 बोल देता हूँ जैसा कि बुक ने बोला। अब ओके, मैं बुक में और देख लेता हूँ भाई। ये R12 है, इसको R21 बोला है, R21 बोला है, ठीक है। जस्ट चेक, लेट मी चेक, ठीक है। R12 इसको बोला है R12, ठीक है। और ये वाले को बोला R21, ठीक है ना। ओके, अब करना क्या है आपको, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। फोर्स पता करना है आपको Q2 पे, ठीक है ना। डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2, तो Q2 पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला F21। F21 पता करना है, ठीक है। F21 का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कोई नया नहीं है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में कोई नयापन नहीं, कूलॉम्स लॉ का ही फॉर्मूला है। बस यहाँ पे R की जगह आपको यूज करना है R12। क्यों R21 क्यों नहीं, R12 क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अपन ने थ्योरी वाला वीडियो निकाल के देख लो, अपन ने उस समय बात करी थी कि इसके फॉर्मूले में, F21 के फॉर्मूले में ये वाला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर यूज करना है। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों सेम ही तो है, लेकिन अपन लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थ्योरी में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ R। जैसे यूनिट वेक्टर लगा, इधर वेक्टर का साइन लग गया, नाउ इट इज इन वेक्टर साइन। अभी तो अपन ने एक तरह से मशीन को लाके रखा है, अब इसमें मटेरियल डालना बाकी। ये मशीन है, इसमें मटेरियल डालना है, माल तैयार करो, पहले साइड में चल करके माल तैयार करो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी सेटिंग चेंज करो, ये खिसके अपन लोग साइड में इधर आ जाते हैं। रॉ मटेरियल क्या है भाई, थोड़ा सा इधर जगह कम। रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल के ऊपर जाओ। किसका वैल्यू आपको प्रिपेयर करना है, इसका R12, ठीक है। ओके, एक और काम कर सकते हैं यहीं पे अपन लोग, वो क्या है, ये जो यूनिट वेक्टर है, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एनी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये दोनों सेम सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले क्या हो जाएगा, फाइनल। फाइनल लिख दो, ये फाइनल लिख दो, R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड पावर 3, और ये हो गया बराबर। अब मशीन परफेक्ट, ठीक है ना। पहले वाली बेटर थी, बात ध्यान रखना अपने नोट्स के अंदर, यहाँ स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर है, दिस विच इज मोर परफेक्ट, ठीक है ना। क्यों ज़्यादा परफेक्ट है वो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ओरिजिनल कूलॉम्स लॉ स्क्वायर बोलता है, और यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि अरे क्यूब कहाँ से आ गया, कूलॉम्स लॉ में तो स्क्वायर है, अरे क्यूब कहाँ से आ गया, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। खैर, पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ये काम किया, ठीक है ना। ओके, मतलब अब तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट ही करना है। खैर,
देखो बड़ी लंबी कहानी है, इवन 11th क्लास के वेक्टर में चली जाती है वो कहानी, ठीक है ना। कुछ कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है और कुछ कुछ मैथमेटिक्स वाले सर भी आपको ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। वो क्या है वो सुनो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो आप बताओ कि ये जो वेक्टर है इसको मैं क्या बोलूं? ऑब्वियसली x, ठीक है। इस वाले वेक्टर को क्या बोलें? y? नहीं, x नहीं, x मल्टीप्लाइड बाई आई कैप। अब ये वेक्टर बना y नहीं, y मल्टीप्लाइड बाई जे कैप। अब ये वेक्टर बना है, ठीक है। ये कौन है? r। व्हाट इज r? इट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस वेक्टर है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। 11th क्लास का 3rd चैप्टर से बात अपन लोग इस बात को रिपीट करते आए, और मैं इतना तक कहता हूं कि ये जो डायग्राम है काइनेमेटिक्स का एक फंडामेंटल डायग्राम है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात माइंड में बिल्कुल इतनी जोरदार तरीके से सेट तो हो क्या कि इन तीनों में क्या रिश्ता है। तो आप बोलोगे पैरेललोग्राम लॉ है, डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू साइड्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये डायग्राम को मैं हटा रहा हूं, अपने माइंड में ये आना चाहिए। व्हाट आर द एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो एक सिंपल सी बात, इस पूरे को कंक्लूड कर रहा हूं मैं क्या कि कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में ये रिलेशन है। बिल्कुल साफ साफ 11th क्लास के 3rd चैप्टर के नोट्स में आप जाकर के देख, ठीक है ना। 3rd 4th चैप्टर के नोट्स में जाके देख लो, CBSE का 4th एंड RBSE का 3rd, साफ साफ लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बात है, ठीक है। आगे बात करें, आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है ये R12 और यहाँ पर पुट करना है R12 का वैल्यू। आपके पास क्या है? आपके पास है R1, आपके पास है R2, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? x1 y1 का वैल्यू क्या गिवन है? 2,1, ठीक है ना। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,1। इस वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट यानी कि x2 y2 का क्या वैल्यू गिवन है? -2,4, ठीक है। R1 का वैल्यू क्या गिवन है? 2,1, 1 तो मैं नहीं लिखता, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना गिवन है भाई? -2,4। कितना सिंपल, ठीक है ना। हर चीज को आप मशीन की तरह से करो, मशीन रखी, मटेरियल डाला, मशीन ऑन, अपने आप मशीन करेगी। मशीनें तैयार कर लो अपने माइंड में, जो फैक्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको मैकेनाइज्ड वे में आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। आप मैकेनाइज्ड वे में काम नहीं करते हो और सारी मशीनें जो है ना गड़बड़ हो जाती है, सब फैक्ट्स जो है ना उलझ जाते हैं और आप सोचते हो कि कभी क्या सर कभी क्या बोलते हैं, ठीक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, विच वन? ट्राइंगल OAB, ठीक है, ट्राइंगल OAB। आप ट्राइंगल OAB में किसको चाहते हो? BA को। मैं क्या लिख रहा हूं? OB प्लस BA इक्वल टू ट्राइंगल लॉ, OB प्लस BA, द टू साइड्स इन सेम ऑर्डर is equal to the third side in the opposite order। बोलो है कि नहीं ट्राइंगल लो? OB प्लस BA इक्वल टू OA।
आपको कौन चाहिए, बी ए, ठीक है ना, बी टू ए, बी से ए की तरफ R12, तो बी ए इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए कौन है, R1 है, ओ बी कौन है, R2 है, ठीक है ना। अपने नोट्स के अंदर ये मटेरियल जो है आई थिंक डायरेक्ट लिख दिया होगा, लेकिन आपको बहुत सिंपल बात है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें तो ये क्या है, ये बाउंड्री ओ ए वो कौन है, ओ ए, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, बोलिए ओ ए का वैल्यू कितना है, ये वैल्यूज पुट करिए, और बाकी मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाऊंगा, ये इसमें से ये माइनस कर दो, और जो आएगा वो क्या आएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। दिस इज योर BA एंड BA इज R12। ये आपका बड़ा अचीवमेंट है कि आपने ये ले आए, आपको मालूम है ये आपका बड़ा अचीवमेंट है कि आप ये ले आए, क्यों, क्योंकि बाकी जो फॉर्मूला है वो तो कूलॉम्स लो, ये तो आप एक तरह से रेडीमेड सा कह दो, ये तो एक टॉपिक में से निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू डालना है, Q1 का Q2 का वैल्यू बिल्कुल सामने दिख रहा है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो 4, सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी वैल्यू आपने प्रिपेयर करी है, और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भाई, रेड वाले पेन से लिख रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड, R12 मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5। एनी डाउट, नो, ठीक है। बस इसमें वैल्यू डाल दो और आपके सामने आंसर तैयार है। गुड बाय।